आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन फायर। अपने जनरल रेजिनाल्ड डायर के मुंह से ये शब्द सुनते ही 50 सैनिक 25,000 निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। पूरा मैदान रेत के गुब्बार और खून की पिचकारियों से रंग जाता है। गोलियों के वार से किसी की आंखें और खोपड़ियां फूट जाती हैं, तो किसी की अतड़ियां बाहर निकल आती हैं। देखते ही देखते हर तरफ लाशों के ढेर बिछ जाते हैं। कुछ लोग दीवार फांदने की कोशिश करते हैं, तो कुछ मौत के डर से कुएं में कूदकर खुद अपनी जान ले लेते हैं। लेकिन उन बेकसूर लोगों को मारने का आदेश देने वाला हैवान मौत का तांडव देखते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। करीब 10 मिनट तक चली इस अंधाधुंध फायरिंग से हजारों लोग मारे जाते हैं, वो भी बिना किसी कसूर के। लेकिन इन्हें मारने वाले को सजा नहीं बल्कि शाबाशी मिलती है और लंदन में जाकर ऐशो आराम के साथ वो अपना जीवन जीता है। ये कहानी है क्रूरता की, हैवानियत की, निर्दयता की और भारत के इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार की। ये कहानी है जालियांवाला बाग हत्याकांड की, जिसने न सिर्फ भारत के इतिहास में खून से काली लकीर खींच दी, बल्कि क्रांतिकारियों के दिलों में आजादी की आग भड़का दी। एक ऐसी आग जिसने 28 साल बाद ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हमारे इतिहास का वो काला सच है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। तो भारत के इतिहास के इस रूह कपा देने वाले अध्याय की शुरुआत होती है 18 मार्च 1919 से, जब भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलनों को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लागू किया गया, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए नजरबंद या गिरफ्तार करने का अधिकार पा सकती थी। यानी इस कानून के तहत तानाशाही सरकार ने देशवासियों से अपील, वकील और दलील करने के तीनों अधिकार छीन लिए थे, जिससे भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश जाग जाता है। इसके बाद 8 अप्रैल के दिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए। रॉलेट एक्ट के खिलाफ इस विद्रोह की सबसे तेज आग लगी पंजाब में, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एकता का एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला। 9 अप्रैल को पंजाब के लोगों ने एक मार्च निकाला। रामनवमी के मौके पर निकले इस मार्च में हिंदू तो थे ही, लेकिन इसमें मुस्लिम भी शामिल हुए और 25 से 30 हजार लोगों की इस भीड़ में हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी लहर दौड़ी कि ब्रिटिश हुकूमत को 1857 के विद्रोह जैसी परिस्थिति बनने का डर सताने लगा। तभी पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने पंजाब प्रांत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे महात्मा गांधी को बॉर्डर पर अरेस्ट करवा कर वापस भेज दिया और उसी दिन अमृतसर के 2 बड़े सामाजिक नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से पंजाब में छोटे बड़े हिंसक और अहिंसक आंदोलन होने लगे। लोगों ने ब्रिटिश अथॉरिटी की बैंक, रेलवे स्टेशन और चर्च में तोड़फोड़ शुरू कर दी। 5 गोरे, जिनमें से 3 बैंक कर्मचारी थे और 1 रेलवे गार्ड था, मारे भी गए। भारतीय और सैनिकों की पीछ, पथराव और गोलीबारी भी हुई, जिसमें सैकड़ों बेकसूर लोग मारे गए। ऐसे में परिस्थितियां हाथ से निकलने के डर से ओडायर ने 11 अप्रैल को लाहौर और अमृतसर में मार्शल शासन लागू कर दिया। ठीक उसी दिन जालंधर के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को आदेश दिया गया कि वो इन हिंसक घटनाओं को संभालने के लिए फौरन अमृतसर पहुंचे। जनरल रेजिनाल्ड डायर का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं था। वो पहले भी कई हिंसक कदम उठा चुके थे। इधर मार्शल लॉ लागू होने की खबर भी लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी। इसी बीच 13 अप्रैल के दिन डायर के सैनिकों ने 4 से अधिक सैनिकों की सभा के खिलाफ चेतावनी देने के लिए शहर में मार्च किया, लेकिन ये घोषणा भी ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाई, जिसे लेकर ये भी कहा जाता है कि शायद जानबूझकर इस घोषणा को काफी कम लोगों तक पहुंचाया गया था, क्योंकि डायर ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने वाले भारतीयों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक मौका चाहिए था। क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जांच के दौरान डायर ने खुद हंटर कमेटी को बताया था, जैसे ही मैं अपनी कार में बैठा, मैंने तय कर लिया था कि अगर मेरे आदेश
आदेशों का पालन नहीं हुआ तो मैं बिना हिचक गोली चलवा दूंगा। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। 13 अप्रैल की शाम 4 बजे करीब 25,000 लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए, जिन्हें इस बात की कोई भी भनक नहीं थी कि ब्रिटिशर्स ने मार्शल एक्ट लागू किया है और 4 लोगों से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई। ये बैठक एकदम शांतिपूर्ण और भीड़ नियंत्रित थी और इनमें कुछ लोग अपने छोटे बच्चों को भी साथ लाए थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि कुछ मिनटों बाद वो ऐसे नरसंहार का शिकार होने वाले हैं जो भारत के इतिहास को उनकी चीखों और खून के छींटों से रंग देगा। शाम के करीब 5:30 बजे जनरल रेजिनाल्ड डायर 2 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ अमृतसर की सड़कों से होते हुए जालियांवाला बाग के पास एक पतली गली के सामने आ रुके। उनकी गाड़ियां आगे नहीं जा सकती थी क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 लोगों के लिए एक साथ गुजरने की जगह थी। एक गाड़ी पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने ब्रिगेडियर मेजर मॉर्गन ब्रिग्स और अपने 2 ब्रिटिश अंगरक्षकों सार्जेंट एंडरसन और पिजी के साथ सवार थे और गाड़ी से उतरते उन्होंने राइफलों से लैस 25 गोरखा और 25 बलूच सैनिकों को अपने पीछे आने का आदेश दिया। वहीं सिर्फ खुखरी लिए हुए 40 सैनिकों को बाहर ही खड़े रहने के लिए कहा गया। जालियांवाला बाग में दाखिल होते ही डायर ने बाग से बाहर निकलने वाले मुख्य मार्ग को तुरंत बंद करवा दिया। सैनिकों को 2-2 का फॉर्मेशन बनाकर ऊंची जगहों पर फैलने का आदेश दिया और मेजर ब्रिग्स से पूछा, आपके अंदाज में कितने लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं? ब्रिग्स ने जवाब दिया, करीब 5,000। इधर सैनिकों को आता देख कुछ लोग सभा से उठकर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी सभा के एक आयोजक हंसराज ने चिल्लाकर कहा, अंग्रेज गोली नहीं चलाएंगे और अगर चलाएंगे भी तो गोलियां खाली होंगी, इसलिए शांति से बैठ जाओ। लेकिन जनरल डायर जालियांवाला बाग की दीवारों को खून से रंगने का ख्वाब देख कर आए थे और उन्होंने बिना किसी चेतावनी के सिर्फ 3 सेकंड में चिल्लाते हुए कहा, फायर, और जनरल के आदेशों का पालन करते हुए सैनिकों ने अपनी बंदूकों का मुंह खोल दिया और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। चारों तरफ लोग मरकर और घायल होकर गिरने लगे। घुटनों के बल बैठे हुए सैनिक चुन चुन कर निशाना लगा रहे थे। उनकी कोई गोली बर्बाद नहीं जा रही थी। तभी डायर ने हुक्म दिया कि वो अपनी बंदूकें रिलोड करें और उस तरफ फायरिंग करें जिधर सबसे ज्यादा भीड़ है। लोगों को न संभालने का मौका मिला, न भागने का। जनरल डायर खुद हर दिशा में दौड़कर सैनिकों को बता रहे थे कहां गोलियां चलानी है और 50 बंदूकों से लगातार गोलियां बरस रही थी और वो सिर्फ तब रुक रही थी जब बंदूकें रिलोड हो रही थी। लोग डर कर हर दिशा में भागने लगे, लेकिन उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। सभी लोग संकरी गलियों में प्रवेश द्वार पर जमा होकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तभी डायर ने सैनिकों को इन्हीं गलियों को अपना निशाना बनाने के लिए कहा और गोलियों की बौछार से लाशें गिरने लगी। कई लोगों ने दीवार चढ़कर भागने की कोशिश की और सैनिकों की गोलियों का निशाना बने। भीड़ में मौजूद कुछ पूर्व सैनिकों ने चिल्लाकर लोगों से लेट जाने के लिए कहा, लेकिन ऐसा करने वालों को भी पहले से लेटकर पोजीशन लिए गोरखाओं ने नहीं बख्शा। अपनी जान बचाकर भाग रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। चिल्लाते हुए दर्जनों लोगों ने एक बड़े पीपल के तने के पीछे आड़ ली। डायर ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वो पीपल के पेड़ को निशाना बनाए और वो पूरा पेड़ लहू के लाल रंग और लाशों के ढेर से ढक गया। दूसरी तरफ बहुत से लोग बाग के किनारे पर ऊंची दीवारों को लागने की कोशिश कर रहे थे। डायर ने अपने सैनिकों की बंदूकों की नाले उनकी तरफ मुड़वा दी और वहां भी लाशों का ढेर बिछ गया। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग के कुएं में भी कूद गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जनरल डायर के सैनिक वहां भी गोलियों को बरसा रहे थे। इस हत्याकांड के बाद कुएं से 120 लोगों की लाशें निकाली गईं और वो कुआं वहां कूदकर मरने वाले लोगों के खून से भर गया। इसलिए आज भी इस कुएं को खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, जालियांवाला बाग की दीवारों पर आज भी उस समय के गोलियों के निशान मौजूद हैं। लेखक कपिल देव मालवीय बताते हैं, एक स्थानीय डॉक्टर का 13 साल का बेटा मदन महू अपने दोस्त के साथ खेलने रोज जालियांवाला बाग जाया करता था। उस दिन उस पर चलाई गई गोली निशाने पर लगी और उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई। इतना ही नहीं, कुछ लोगों की आंखें फूट गईं तो कुछ की अतड़ियां बाहर आ गईं। इन सैनिकों ने करीब 10 मिनट तक 1000
1650 राउंड गोलियां चलाई और तब जाकर रुके जब सभी गोलियां खत्म नहीं हो गई। देखते ही देखते बाग में लाशों के ढेर बिछ गए। एक के ऊपर एक करके 10 से 12 लाशें पड़ी थीं। कोई पहचान में नहीं आ रहा था। लोग डरे हुए थे। कुछ लोग तो लाशों के नीचे आकर कुचलकर मारे गए। खत्म होते ही जनरल डायर राक्षसों की तरह हंसते हुए वहां से बाहर चला गया। उसने अमृतसर की सड़कों पर दिखने वाले हर भारतीय को मार गिराया और उन्हें अपनी तोपों के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटता हुआ अपने दफ्तर तक ले गया। वो शाम 6:30 बजे के आसपास अपने कैंप में पहुंचा और उसने पूरे शहर की बिजली और पानी कटवा दिया। रात 10 बजे एक बार फिर वो शहर के दौरे पर निकला, ये देखने के लिए कि लोगों के घर से बाहर न निकलने के उसके आदेश का पालन हो रहा है या नहीं। डायर को उस रात सड़क पर एक शख्स भी नहीं दिखा, लेकिन पूरा शहर जाग रहा था। वहां एक मनहूस सन्नाटा छाया हुआ था। लोग चाहकर भी अपने परिवार वालों को खोजने बाग में नहीं जा पा रहे थे। अगली सुबह तक बाग के ऊपर चीलें उड़ना शुरू हो गई थी ताकि वो नीचे पड़ी लाशों या घायल व्यक्तियों पर हमला कर उनका गोश्त खा सके। गर्मी में लाशें सड़नी शुरू हो गई थी। कुछ को अपने परिवार वाले मिले तो कुछ लोगों के शव को बिना किसी पहचान के जला देना पड़ा। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेज सरकार ने अपने आंकड़े जारी किए और उनके मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोग मारे गए थे, लेकिन मरने वालों की असल संख्या 1000 से भी अधिक थी। 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, लेकिन इस क्रूर हादसे के बाद न ब्रिटिश सरकार झुकी और न ही डायर को सजा मिली। हालांकि नरसंहार के बाद देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन तेज हो गए। महात्मा गांधी ने इस घटना के विरोध में अपने सारे पदक वापस कर दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने वायसराय चेम्सफोर्ड को पत्र लिखकर अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की और देशवासियों ने खूब आवाज उठाई। तभी मामले की लीपापोती के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने हंटर कमीशन का गठन किया। इस कमीशन ने अपनी तरफ से दलील देते हुए डायर ने कहा, उन्होंने मेरे आदेश का उल्लंघन किया। उन्होंने ऐसा किया, इसका मतलब वो मुझसे लड़ने आए थे। मैं उन्हें सबक देने जा रहा था। सैन्य दृष्टिकोण से मेरा विचार व्यापक प्रभाव डालने का था। अगर ऐसा नहीं करता तो वो मुझ पर और मेरी सैन्य टुकड़ी पर हमला कर देते। इस बयान में उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उसने बिना किसी चेतावनी के निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, लेकिन इसके बावजूद उसे सजा नहीं मिली, बल्कि 6 महीने की छुट्टी दी गई और वो इंग्लैंड लौट गया, जहां उसकी प्रशंसा में एक फंड बनाया गया जिसमें 26,000 पाउंड की राशि जमा की गई, जिसके बाद 23 जुलाई 1927 के दिन उसकी मौत हो गई। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे एक और व्यक्ति जिम्मेदार था। वो था पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डवायर, जिसने डायर का साथ दिया था। वहीं इस हत्याकांड में एक छोटा सा लड़का भी मौजूद था जिसने इस नरसंहार को अपनी आंखों के सामने देखा था और उसी दिन उसने इस हत्याकांड का बदला लेने का फैसला लिया, मगर उसे सही मौका खोजने में 21 साल लग गए। आखिरकार सन 1940 में उसने लंदन में माइकल ओ डायर को भरी सभा में 2 गोलियां मार दी, उस बंदूक से जिसे उसने अपनी किताब में छिपा रखा था। फिर उस वीर ने भागने के बजाय अरेस्ट होना सही समझा और उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, जिससे देशवासियों में आजादी की इच्छा और तीव्र हुई और वो शहीद थे सरदार उधम सिंह। आखिर में हम आपको मशहूर हिंदी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के जालियांवाला बाग पर लिखी कविता सुनाना चाहेंगे, जो इस प्रकार है। परिमलहीन पराग दाग सा बन पड़ा है, हाँ ये प्यारा बाग खून से सन पड़ा है। यहाँ है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना, तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर। शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर, यह सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना, यह है शोक स्थान बहुत धीरे से आना। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय का नारा लगाकर उन शहीदों को जरूर याद कीजिए जिन्होंने आजादी के लिए अपनी जान गंवाई। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि भारत के इतिहास का ये काला अध्याय हर देशवासी के जहन में बस जाए। और ऐसी ही अनसुनी अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।